अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन टॉपिक स्टार्ट करना है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि एक कंपाउंड का एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना। बेसिकली मतलब कि अगर कोई भी कंपाउंड है तो वो कितनी फॉर्म्स में, उसके कितने स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, उसकी कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं, उसकी कितनी शेप्स हो सकती हैं, इसको हम क्या देते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, उनको हम क्या देते हैं, आइसोमर्स। और मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स के नंबर ऑफ़ एटम्स उसके जितने होंगे वो सेम होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ़ एटम्स तो मतलब दो कंपाउंड है आपके पास, उनके नंबर ऑफ़ एटम्स सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। इट मीन्स कि उनकी जो अरेंजमेंट होगी एटम्स की, नंबर तो बेशक सेम है लेकिन जो उनकी अरेंजमेंट होगी, जो उनका स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। जो उनके बॉन्ड्स की अरेंजमेंट होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इनको हम क्या देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या देते हैं, अगर दो कंपाउंड है आपस में ऐसे कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, उनको हम आपस में कह देते हैं कि दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को, इस पूरे फिनोमिना को, इस प्रोसीजर को हम क्या देते हैं, आइसोमेरिज्म। अब उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला का क्या मतलब है, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द बॉन्ड्स के मतलब उस स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर, उसके एटम्स की अरेंजमेंट की किस तरह से एटम अरेंज हैं, उनके बॉन्ड्स की क्या अरेंजमेंट है, किस डायरेक्शन में बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है। तो उसके बाद वो कहता है कि जो सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है, और ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन की ही प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रोकार्बन ही आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। हाइड्रोकार्बन ये हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कि जिसमें कार्बन जो होगा वो तो लाजमी प्रेजेंट होगा और उसके साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, तो इसको हम कह देते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की एक प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। अब इसमें वो कहता है कि जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो कि आइसोमेरिज्म को इजीली शो करता है, वो होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन से नीचे जितने भी आते हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तीन जो होते हैं ये आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। क्यों शो नहीं करते, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्म आती है। हमने क्या कहा कि आइसोमेरिज्म में डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स आनी चाहिए, उसमें स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होना चाहिए। अब अगर हम मीथेन को देखें तो इसकी यही एक फॉर्म है। इथेन को देखें, C2H6 बनता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, CH3 CH3, ये एक ही बनता है। बेशक इसको 1 2 कर लें या फिर इसको, इस कार्बन को इधर ले आओ, इस कार्बन को इधर ले जाओ, तो एक ही स्ट्रक्चर फॉर्म बनती है। इसी तरह अगर हम प्रोपेन का देखें तो ये बनती है CH3 CH2 CH3। ठीक है। अब यहाँ पर हम बेसिकली इसको उठा के हम इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन चीज़ तो वही है ना कि इसी कार्बन के साथ ही अटैच है। ठीक है, स्ट्रक्चर उसका वही है, तो इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, वो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसके आइसोमर्स नहीं बनते। आइसोमेरिज्म तभी शो ऑफ होगी जब उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, बेशक मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो अगर हम ब्यूटेन के इसके देखें आइसोमर्स कितने बनते हैं, 2 बनते हैं ब्यूटेन की। जैसे कि ये मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है। अब दूसरी तरह ये तो बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन आ गई, बिल्कुल स्ट्रेट चेन आ गई। दूसरी फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर CH3 CH CH3 और इस CH के ऊपर CH3 लगा दिया हमने, अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई ना। यहाँ पर देखें कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लग गया, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट चेन आ जा रही है, यहाँ पर एक ब्रांचिंग आ गई है, तो इसको हमने कह दिया एन ब्यूटेन और इसको हमने कह दिया आइसोब्यूटेन।
एन ब्यूटेन को बेसिकली हम स्ट्रेट चेन के लिए यूज़ करते हैं और आइसोब्यूटेन को बेसिकली ब्रांच चेन के लिए यूज़ करते हैं हम वर्ड, ठीक है। अब ये जो दो आइसोमर्स होंगे आपस में, ये जितने भी आइसोमर्स बन रहे होते हैं उनकी आपस में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होती है। मसलन इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। प्रॉपर्टीज़ मतलब इसकी शेप डिफरेंट है, इसकी शेप डिफरेंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, हर चीज़ जो होगी, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट, सब कुछ इसका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आइसोमर्स बनते हैं और इस पूरे फिनोमिना को हम कह देते हैं आइसोमेरिज्म। उसके बाद अगर हम ब्यूटेन से ऊपर पेंटेन को देखें तो वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके 3 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। पहला ये स्ट्रेट चेन बिल्कुल, दूसरा फिर ब्रांचिंग, तीसरा फिर ब्रांचिंग। फ़र्क क्या है ब्रांचिंग में? इसमें कार्बन नंबर 2 पे, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये कार्बन नंबर 2 पे बन रहा है, और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो इसके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं बेसिकली पेंटेन के। इसी तरह अगर हम पेंटेन से फर्दर आगे जाएं, हेक्सेन पे चले जाएं, हेप्टेन पे चले जाएं, ऑक्टेन पे चले जाएं, तो फर्दर अगर हम आगे जाते जाएं तो उसके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे, उसके जो आइसोमर्स होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स आपस में होते हैं इनको हम कह देते हैं दीज आर आइसोमर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखो इसमें भी 5 कार्बन है, ठीक है, और कितने 12 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें भी 5 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया है कि यहाँ पर स्ट्रेट चेन आ गई, यहाँ पर दोनों में ब्रांचिंग आ गई है, ठीक है। तो इनको हम कह देते हैं आइसोमर्स। फर्दर ये था आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन कि आइसोमेरिज्म होती क्या है। फर्दर हमने इसकी डिस्कस करनी है टाइप्स, कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरी इसकी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल की बेसिकली फर्दर 5 टाइप्स होती हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। वो हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, के उसमें एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है। तो उसकी बेस पे इसकी फर्दर 5 टाइप्स हैं। सबसे पहली आ जाती है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि मतलब एक से ज़्यादा कम आइसोमर्स होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो कार्बन की चेन होगी उसमें डिफरेंस होगा। हर कंपाउंड की, हर आइसोमर्स की जो कार्बन चेन होगी उसकी नेचर में फ़र्क होगा। फॉर एग्जांपल हम पेंटेन की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने पहले भी ली, तो वहाँ पे क्या था कि उसका यहाँ पर कार्बन की चेन डिफरेंट हो रही है। ऑब्वियसली चेन ही डिफरेंट हो रही है। पहले स्ट्रेट थी जिसको हमने एन पेंटेन का नाम दे दिया, दूसरे नंबर पे ब्रांचिंग चेन आ गई जिसको हमने आइसो का नाम दे दिया, तीसरे नंबर पे भी फर्दर ब्रांचिंग, टफ ब्रांचिंग जिसको कहते हैं, इसको हमने नियो पेंटेन का नाम दे दिया। तो अगर कार्बन चेन की नेचर में फ़र्क आ जाए, कार्बन चेन में फ़र्क आए, तो उसको हम क्या कह देते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड आ जाती है टाइप पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन वो सेम फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, ठीक है। उसकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट होगी हर आइसोमर्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बनता है CH3 CH2 CH2 Cl, कि इसमें क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन है वो बिल्कुल एंड पे है, ठीक है। अब हम जो नंबरिंग देते हैं, जो हम इसकी करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं इनकी हाइड्रोकार्बन्स की, वो आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़नी है। उसमें क्या होता है कि हम हमेशा नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसके साथ वाली कार्बन से, मतलब जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रही है। तो फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल साथ वाली कार्बन को हम दे देंगे कार्बन नंबर 1 का नाम, और इसको दे देंगे कार्बन नंबर 2, इसको दे देंगे कार्बन नंबर 3। इसी तरह अब यहाँ पे ये कार्बन नंबर 2 पे आ रही है, यहाँ से भी नंबरिंग दे सकते हैं, यहाँ से भी, तो यहाँ से दे लेते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये बन रही है 1 क्लोरो प्रोपेन। 3 कार्बन है, 1 क्लोरो प्रोपेन,
और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम है, क्लोरीन ही है, लेकिन वो कार्बन नंबर 2 पे आ गया है, तो इसको हम क्या कह देंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा लेकिन उसकी लोकेशन, उसकी जो पोजीशन होगी वो डिफरेंट होगी, तो इसको हम कह देते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड वन पे आ जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसमें था कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म में, लेकिन इसमें है कि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, लेकिन इसकी शर्त ये है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बन जाएगा। कैसे कि अगर आप ये एग्जांपल देखें डाइमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल के, अगर आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो क्या बनता है, C2H6 और O, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। ठीक है ना। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन स्ट्रक्चर पूरे का पूरा डिफरेंट है। इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। पहले वाले में जो ऑक्सीजन है वो है फंक्शनल ग्रुप ये, और दूसरे वाले में हाइड्रोक्सल। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एज एक्ट कर रहा है, तो इसको हम कह देंगे डाइमिथाइल ईथर, इसको हम कह देंगे इथाइल अल्कोहल। कि अगर 2 आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो हम उसको कह देंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। फोर्थ वन आ जाता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होगा कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके फंक्शनल ग्रुप लेट्स सपोज सेंटर में है तो उसके साइडों पे, ठीक है, साइडों पे ये नहीं होगा कि इस साइड पे भी और इस साइड पे भी इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। ठीक है, तो अगर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाए तो इसको हम क्या देते हैं, मेटामेरिज्म। फॉर एग्जांपल कि अगर हम इसमें देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, इसके अगर इस साइड पे देखें 2 कार्बन है, इस साइड पे 2 कार्बन है, लेकिन अगर इसके आइसोमर्स में देखें तो इसके एक साइड पे 1 कार्बन है, दूसरी साइड पे 3 कार्बन है, तो इसको हम कह देते हैं मेटामेरिज्म। कि अगर फंक्शनल ग्रुप के किसी भी साइड पे डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाए, ठीक है, इसमें 2 थे, इसमें 3 और 1 आ गया, तो इसको हम डिफरेंट मतलब आइसोमर्स डिफरेंट हो गए, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, तो इसको हम क्या कह देंगे, दैट इज मेटामेरिज्म। फिफ्थ वन इसकी टाइप आ जाती है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि आपके पास एक ही कंपाउंड होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर ही प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। जैसे इस केस में है कि ये एक अमाइनो एसिड है RCCOOH NH2H, इसको अमाइनो एसिड का ये फार्मूला होता है। इसमें क्या होगा कि प्रोटॉन की ट्रांसफ़र होनी है, यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो प्रोटॉन होगा ये ट्रांसफ़र करेगा टूवर्ड्स द NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से जब ये ट्रांसफ़र करेगा तो ये जाके यहाँ पे NH2 था तो NH3 बन जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा COO नेगेटिव, और इसको हम नेम दे देते हैं ज्वेटर आयन का। तो इसको हम कह देते हैं टॉटोमेरिज्म, कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन या प्रोटॉन का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र होना, इसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म। ये टाइप्स थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, टोटल 5 टाइप्स। सेकेंड जो टाइप हमारे पास आती है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। सिस ज्योमेट्रिकल या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस का जो मतलब होता है वो होता है सेम और ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट। यहाँ पे क्या होगा कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। अब हमने पीछे जितने भी पढ़े उसमें हमने ये पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या चीज़ इसमें आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। अरेंजमेंट स्पेशल का मतलब होता है स्पेस, मतलब कि स्पेस के अंदर किसी भी जगह पर एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म किस तरह से हम ये शो ऑफ करवा सकते हैं। सिस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन के दरमियान प्रेजेंट हो और डबल बॉन्ड के एक तरफ, ठीक है,
सेम ग्रुप हों, डबल बॉन्ड के एक तरफ सेम ग्रुप हों तो उसे हम कह देते हैं सिस आइसोमेरिज्म। और अगर डबल बॉन्ड के एक तरफ अपोजिट ग्रुप्स आ जाएं तो उसे हम कह देते हैं ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो इसको हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसके लिए कंडीशंस होती हैं, 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए लाजमी। अगर तो डबल बॉन्ड होगा तब भी वो सिस ट्रांस आइसोमर्स कहलाएंगे, अदरवाइज वो सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे। सेकेंड कंडीशन है कि एवरी कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड शुड हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, मतलब कि डबल बॉन्ड की हर कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होंगे। अगर सेम होंगे तो ऑब्वियसली वो ऑपोजिट साइड पे नहीं जाएंगे, उनकी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ही नहीं होगी। ठीक है, तो 2 कंडीशन कौन कौन सी? एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये कि डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन, हर कार्बन के जो दोनों ग्रुप अटैच होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, तो तब जाके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म सेटिस्फाइड होगी। अगर हम इसकी एग्जांपल लें 2-ब्यूटीन की, ये 2-ब्यूटीन की ही एक एग्जांपल है। यहाँ पर ये देखें, डबल बॉन्ड की एक तरफ सेम ग्रुप है, ठीक है, ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, तो उसे हम क्या करेंगे? सिस आइसोमेरिज्म। और डबल बॉन्ड की दोनों तरफ क्या हो रहा है? डिफरेंट ग्रुप्स है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, तो इसे हम क्या कह देंगे? ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, तो ये था सिस ट्रांस आइसोमर्स। अगर हम एक और एग्जांपल लें, यहाँ पर क्या है कि डबल बॉन्ड के एक तरफ हैलोजन लगे हुए हैं, एक तरफ HCH3। ठीक है, तो एक तरफ सेम है, हैलोजन ही है, तो इसे हम क्या करेंगे? सिस आइसोमर्स। और एक तरफ ये देखें, आइसोमर जो थे हैलोजन वो डिफरेंट ऑपोजिट पोजीशंस पे चले गए हैं, तो इसे हम क्या कह देंगे? ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, तो ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स है कि कार्बन डबल बॉन्ड के एक तरफ अगर सेम ग्रुप्स हों तो उसे सिस आइसोमर्स कह देते हैं। अगर डबल बॉन्ड के एक तरफ ऑपोजिट ग्रुप्स आ जाएं तो उसे हम क्या कह देते हैं? ट्रांस आइसोमर्स कह देते हैं। अब वो कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आता भी है कि वाई देयर इज फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड एंड नो फ्री रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड। कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके इर्द गिर्द फ्री रोटेशन हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसके इर्द गिर्द फ्री रोटेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम H और H की बात कर लेते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो बिल्कुल दरमियान में है। ठीक है, तो दरमियान में होने की वजह से ये आराम से रोटेट कर सकेगा, मतलब कि ना ऊपर है कोई इलेक्ट्रॉन ना नीचे है इलेक्ट्रॉन, ऊपर नीचे की जगह खाली है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसलिए ये जो होगा मॉलिक्यूल ये फ्री रोटेट कर जाएगा अराउंड द डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द रोटेशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाए, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का, अब यहाँ पे क्या है कि ये तो चलो सेंटर में था, ठीक है, अब इसके ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन्होंने क्या करना है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसकी वजह से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की भी डेंसिटी है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो इसकी वजह से फ्री रोटेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ गई, नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए उसके इर्द गिर्द फ्री रोटेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसकी रीज़न है। हाँ, डबल बॉन्ड में हम रोटेशन तभी करवा सकते हैं अगर हम इसका ये एक बॉन्ड तोड़ दें। पाई बॉन्ड अगर हम तोड़ देंगे तो वो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, उसके इर्द गिर्द फ्री रोटेशन हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड की कंडीशन लगाई गई कि डबल बॉन्ड क्यों होना चाहिए कि अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा ऑब्वियसली यहाँ पर फ्री रोटेशन होती रहेगी, जब फ्री रोटेशन होती रहेगी तो सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं बनेंगे। इसके लिए हमें फिक्सेशन चाहिए होती है, ठीक है, कि ये ग्रुप एक जगह फिक्स हों, अगर फिक्स होंगे तो वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बनेगी, अदरवाइज वो नहीं बनेगी। तो ये था हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।